हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि क्या परिकल्पना है, किस तरह से उसको इमेजिनेशन किया गया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजिनेशन करके उसके बाद हमारे संविधान को बनाया गया। ये सारी बातें हम सीखेंगे इस वीडियोज़ में। और उससे पहले हम सीखेंगे कि राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य और नीति का मतलब क्या होता है, नियम क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियोज़ में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बताएंगे कि संविधान को कैसे बनाया गया, फॉर्मेशन ऑफ संविधान, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राजनीति एवं संविधान को। दोस्तों, राज का मतलब राज्य और नीति का मतलब नियम होता है। किसी भी राज्य के नियम को हम राजनीति कहते हैं। ये सभी लोगों को पता है। इन नियमों को हम अगर एक किताब में लिख दें तो उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान इक्वल टू दोस्तों होता है सम प्लस विधान। समान है जो कानून सभी नागरिकों के लिए, उसे संविधान हम कहते हैं। संविधान के लिए पॉलिटी एक ग्रीक शब्द है जो यूनान से लिया गया है और भारत में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों, ये बात सबको पता होगा। हम एक इमेजेस के थ्रू परिकल्पना करेंगे कि संविधान होता क्या है। तो इसमें सर्किल में हमने ड्रा कर दिया है कि सर्किल के माध्यम से हमने ड्रा किया है कि सबसे बड़ा सर्किल है वो पूरा देश है। उसके बाद छोटा सर्किल है वो एक स्टेट है। उससे छोटा सर्किल वो एक शहर है। और छोटे छोटे ये घर और गांव, शहर, घर गांव है ये। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जहाँ पे बायोस्फीयर पाई जाती है, यानी कि बायोस्फीयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, तीनों का इंटरेक्शन बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर में ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जिसको अनुकूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन निवास करती है। देखा जाए अगर डेजर्ट में तो वहाँ पे कोई पॉपुलेशन निवास नहीं करेगी, या फिर फॉरेस्ट में तो वहाँ पे मिनिमल पॉपुलेशन निवास करती है। तो इस तरह से जो हमारा पॉपुलेशन है वो वहीं पे निवास करेगा जहाँ पे उसको रहने के लिए अनुकूल हो। तो इन सारे बातों को हम देखें। इन सारे बातों को देखने से पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है वो कहाँ निवास करती है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि राज्य शब्द की परिकल्पना कहाँ से ली गई है। जहाँ पे निवास होगा वहीं पे स्टेट को मान्यता दी जाएगी। अदरवाइज जहाँ पे निवास नहीं होगा वहाँ पे स्टेट को मान्यता नहीं दी जाएगी। कुल कहने का हमारी ये तात्पर्य है। अब हम दोस्तों कुछ शब्दावली को देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो बार बार आते रहते हैं, बार बार सामान्य बोलचाल की भाषा में आते रहते हैं। जैसे अराजकता हो गया, ये भी बार बार आता रहता है। तो अराजकता का मतलब होता है जो नियम को नहीं मानते हैं उन्हें हम अराजकता कहते हैं, अराजक तत्व कहते हैं। किसी भी राज्य में नियम को न मानने वालों को अराजक तत्व कहते हैं। तानाशाह का मतलब सभी लोगों को पता है कि इसमें मोनार्कियल सिस्टम होती है, राजा का शासन होता है, राजा का पावर होता है और उसी के शासन के आधार पे जो है राज्य चलता है। दूसरा होता है राजतंत्र। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता है, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लोकतंत्र। इसमें जनता का शासन होता है। डेमोक्रेसी, ये जनता का शासन होता है। जनता अपने द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चूज करके लोकतंत्र में भेजती है और अपने द्वारा सरकार को निर्मित करती है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो शासन है वो सरकार ही करती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है समाजवाद। समाजवाद मीन्स होता है जो सिस्टम चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसका मतलब ये है कि जो भी सिस्टम चल रहा है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसमें समाजवाद टर्मिनोलॉजी का ये तात्पर्य होता है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है साम्यवाद। साम्यवाद सभी लोगों को पता है कि सभी लोगों को समान अधिकार भी दे दिया जाए और सभी को समान कर दिया जाए। और इससे क्या होगा, साम्यवाद से एक प्रॉब्लम है कि अगर हम सभी लोगों को समान अधिकार और सभी लोगों को समान कर दे तो जो अधिकार हमेशा उनको मिलता रहेगा, उससे क्या होगा कि जो कार्य करने की भावना रहेगी सभी व्यक्तियों में ख़त्म हो जाएगी और जो वर्क करना चाहिए वो वर्क नहीं करेंगे। इससे देश का विकास नहीं हो पाएगा, देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो साम्यवाद एक कुल मिला के कह सकते हैं कि साम्यवाद एक अच्छी विचारधारा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना घातक सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि तमाम टर्मिनोलॉजी के बारे में, अराजकता, तानाशाह, राजतंत्र, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद। इससे पहले हम देखें कि भारतीय राजनीति या संविधान की परिकल्पना, इमेजिनेशन कैसे किया गया है, और हमने देखा कि भारतीय संविधान की नींव कैसे रखी गई, स्टेट को किसको स्टेट शुद्ध रूप से स्टेट का दर्जा मिला। ये सारी बातें हम इस स्लाइड में देखें। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अब हम दोस्तों प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। प्रस्तावना आमतौर पे प्रस्तावना से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और प्रस्तावना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर साल यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम में देखा जाए तो हर साल इसमें एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत हमेशा हम भारत के लोग से होती है, तो हम इसको पढ़ते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग के वर्ड से शुरुआत हुई है और उसके बाद लिखा हुआ है कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना, स्वतंत्रता, प्रशिक्षण व अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, जिनको ये वीडियो सुनाई नहीं दिया अच्छे से, हम एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से उसको आप लोग समझ सकें। तो हम उसको एक बार और अच्छे तरीके से रिपीट कर रहे हैं। प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए व उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रशिक्षण व अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं। थोड़ा ये मैंने फास्ट तरीके से रिवाइज कर दिया आपको। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें उल्लेख किन चीज़ों के बारे में किया गया है। पूरे प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है? भारत अपनी नीतियाँ व नियम स्वतंत्रता के बाद खुद बनाएगा और कोई भी विदेशी हमारी सत्ता में आकर उसकी भागीदारी नहीं देगा। ये होता है दोस्तों प्रभुत्व संपन्न का मतलब। और देखते हैं समाजवादी का मतलब क्या होता है। समाजवादी विचारधारा में पूरे समाज का उत्थान होना चाहिए। जो भी समाज में अंतर है वह न रहे, जो भी अनइक्वलिटी है वो न रहे तथा समाज में भलाई हो।
ये समाजवादी का कॉन्सेप्ट है। और चूँकि पंथ निरपेक्ष सभी को पता है कि भारत में 82% हिंदू रहते हैं, लेकिन यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत में सभी धर्मों को अपनी बराबरी का दर्जा प्राप्त है, जो भारत की महानता के बारे में दर्शाता है। भारत देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है, लेकिन हमारे देश में जितने धर्म के लोग हैं, हमारा संविधान इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। ये होता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा कि पूरे प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार उल्लेख किया गया है। प्रभुत्व संपन्न के बारे में समझे, समाजवादी के बारे में समझे और पंथ निरपेक्ष के बारे में समझे। अब हम समझेंगे कि लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र होता क्या है। दोस्तों अब हम देखेंगे लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब्राहम लिंकन के अनुसार ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के नियम सरकार बनाए, लोगों पे राज्य सरकार करे, लेकिन सरकार बनाई जाए जनता के द्वारा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के नियम सरकार बनाए, लोगों पे राज्य सरकार करे, लेकिन सरकार बनाई जाए जनता के द्वारा। लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में लोकतंत्र जो होता है वो जनता का तंत्र होता है। हम सब जनता में हैं, जो शक्ति है, जो जनता में शक्ति है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में सभी लोगों को मताधिकार करने का अधिकार प्राप्त है। जो 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार सभी को प्राप्त है, सभी लोगों को पता है। पहले वोट देने का अधिकार 21 साल था, लेकिन बाद में 1989 में एक 60वां संविधान संशोधन करके इसको कम कर दिया। तो उम्मीद करते हैं लोकतंत्र को अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के अनुसार ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के नियम सरकार बनाए, लोगों पे राज्य सरकार करे, लेकिन सरकार बनाई जाए जनता के द्वारा। ये होता है लोकतंत्र। अब हम देखेंगे गणराज्य शब्द क्या होता है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी होता है, गणराज्य का मतलब रिपब्लिक होता है। तो गणराज्य और लोकतंत्र में अंतर होता है। तो देखेंगे कि गणराज्य क्या होता है। गणराज्य का मतलब इस देश का सबसे बड़ा आदमी, इस देश में 2 बड़े सबसे आदमी हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस देश में 2 सबसे बड़े आदमी, एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। पीएम व प्रेसिडेंट, देश का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक प्रमुख होते हैं वो पीएम व प्रेसिडेंट होते हैं। देश का पद जो सबसे बड़ा मुखिया है, देश का सबसे बड़ा जो मुखिया है वो आदमी, उस आदमी का पोस्ट पैतृक नहीं है। वह एक अवधि के लिए बनाए जाते हैं, 5 साल के लिए, सभी को पता है, और दोबारा बना सकते हैं लेकिन चुनाव के बाद। इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। गणराज्य शब्द का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा और पंथ निरपेक्ष का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द पहले संविधान में नहीं थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता 3 शब्द पहले संविधान में नहीं थे। संविधान के 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द लाए गए और प्रस्तावना में ऐड किए गए। अब हम देखेंगे दोस्तों बंधुता टर्मिनोलॉजी को। बंधुता होता क्या है। तो ये फ्रांस में 1789 में फ्रांस में एक स्टेट रिवॉल्यूशन हुआ था, राज्य क्रांति हुई थी, जिसमें सभी देश के लोग इकट्ठे शब्द में प्रयोग में करने लगे। बंधुता, फर्टिनिटी शब्द का प्रयोग करने लगे और समानता, स्वतंत्रता व बंधुता का नारा जो है ये दिया गया फ्रांस में। तो बंधुता, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का नारा जो है ये फ्रांस में दिया गया है दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होती है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक क्या होता है
और गणराज्य क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं इन सारी टर्मिनोलॉजी, इन सारी शब्दावलियों से आप लोग अच्छे से परिचित थे, लेकिन आप अच्छे से और अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अब इसमें देखेंगे हम कि 5 आदर्श संविधान के क्या 5 आदर्श हैं और 4 क्या आकांक्षाएं हैं। आदर्श और आकांक्षाओं में अंतर होता है। आदर्श मीन्स होता है जो नियम है उसके अनुसार हमको चलना है, और जो आकांक्षाएं हैं वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव वे में हम इसको ले सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी नीतियाँ इस तरीके की अच्छी से अच्छी बनी रहें। ये होता है आदर्श और आकांक्षाओं में अंतर। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला आदर्श है वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 आदर्श हैं। और 4 आकांक्षाएं क्या हैं, ये है फर्स्ट है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये हमारा 4 आकांक्षाएं हैं। तो आदर्श में अगर हम देखें तो सोवरेन में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात हम करते हैं। सोशलिस्ट में समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। सेकुलर, पंथनिरपेक्ष 1976 के संशोधन के उपरांत इसको जोड़ा गया। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। ये पहले ही हम आप लोगों को अच्छे तरीके से बता चुके हैं। और न्याय में 4 आकांक्षाएं क्या हैं। पहला आकांक्षाएं में न्याय है। तो न्याय में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। स्वतंत्रता में सभी के विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता में दोस्तों प्रतिष्ठा व अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बंधुता में दोस्तों गरिमा और एकता, अखंडता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी आदर्श की और आकांक्षाओं की। अब हम देखेंगे कि संविधान का बनना, संविधान कैसे क्रिएट किया गया, इसको देखेंगे हम अच्छे तरीके से। भारत की संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी जिसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जिसमें 1946 में देश के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत का दौरा किया गया। तो भारत में संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर होता था। ये सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है। इसमें 3 बड़े अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी थे। पहले अधिकारी का नाम स्टैफर्ड क्रिप्स तथा दूसरे अधिकारी का नाम एवी अलेक्जेंडर तथा तीसरे अधिकारी का नाम पैंथिक लॉरेंस था। पैंथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष था, स्टैफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना का अध्यक्ष था। संविधान बनाने वाले निकाय का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया, जिसमें 389 सदस्य मेंबर थे, जिसमें रियासतों के 93 और ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य शामिल थे। इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य चुने जाएंगे। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हालांकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब हम देखेंगे कि किस इंडियन मेंबर का जो सदस्य थे, कौन कौन से इंडियन मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो मेन मेंबर थे उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रथम अस्थायी सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि काफ़ी ओल्ड एज हो चुका था, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये बी.आर. अम्बेडकर थे और लोकसभा स्पीकर ये जी.बी. मावलंकर जी थे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। राज्य समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और गवर्नर सी राजगोपालचारी थे। संविधान सभा में 15 महिलाओं को भी शामिल किया गया था दोस्तों इसमें। तो इस तरह से हम देखें कि संविधान सभा का निर्माण किस तरह से, संविधान सभा का जो बेसिक फाउंडेशन है, संविधान सभा का नींव जो है किस प्रकार से रखा गया।
इस तरह से हम अच्छे तरीके से बहुत ही कम वर्ड में समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से पसंद में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।